आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 अन्याय के विरुद्ध। तो अन्याय के विरुद्ध हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए, यानी अन्याय को सहन करना उतना ही गलत है जितना कि हम अन्याय को देख रहे हैं। ठीक है, तो अन्याय को तो देखना या उसको सहन करना दोनों ही हमारे लिए बहुत ही गलत है। तो हमें कभी किसी कमजोर या गरीब इंसान का शोषण नहीं करना, हमें किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करना है। तो आपका अगर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो आइए इस अन्याय के विरुद्ध इस पाठ में हम पढ़ेंगे बच्चों। इस कहानी के लेखक अंतोन चेखव प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अन्याय और शोषण का विरोध किया है। इस कहानी में उन्होंने जूलिया नामक घरेलू नौकरानी के माध्यम से दिखाया है कि मालिक लोग कैसे घरेलू लोगों का शोषण करते थे। उन्होंने कहानी में शोषण को सहन करने का विरोध किया है और इसे सहन करना दब्बूपन और कायरता बताया। तो उन्होंने इस कहानी में बताया है कि हमें अत्याचार को सहन करना, शोषण सहन करना क्या है, वो क्या है, एक दब्बूपन और कायरता की निशानी है। तो हमें क्या है, इसको नहीं सहन करना है, हमें जो हमारे साथ शोषण हो रहा है वो चाहे इसका विरोध करना है। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की मास्टरनी जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 30 रूबल महीना तय हुआ था ना। तो क्या है कि यहाँ पर वो जूलिया को बुलाते हैं। जूलिया जो है बच्चों की एक मास्टरनी है, यानी बच्चों को पढ़ाती है। तो वो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना हिसाब, अभी तक तुम्हारा हिसाब नहीं हुआ है, तुमने अपना वेतन नहीं मांगा और तुम ऐसे कभी अपना वेतन नहीं मांगोगी, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे देना चाहता हूँ। तो तुम्हारे जो वेतन था वो 30 रूबल महीना तय हुआ था। जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की मास्टरनी को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो क्या था, उसने कहा कि मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मैं हमेशा बच्चों की मास्टरनी को यहाँ पर 30 रूबल ही देता आया हूँ। अच्छा, तो ठीक है, अब तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने रविवार की छुट्टी बनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है, कोयला को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। क्या था, अब उसका पूरा हिसाब लगा दिया कि तुम्हारे वैसे 2 महीने के हिसाब से 60 रूबल बनते हैं, लेकिन तुमने रविवार की छुट्टी लगाई है और इसके अलावा भी 3 छुट्टी तुमने और महीने के लिए है। और रविवार की छुट्टी में केवल क्या है, तुम उसे केवल घुमाने लगे हो, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली, एक शब्द नहीं कहा। तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब ये कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर खुलना 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ मान्य को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो कितने बचे, 41 रूबल, ठीक है ना। जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से खांसा, इसके बाद उसे अपनी नाक साफ की, बोली, एक शब्द भी नहीं। तो क्या है, वो बेचारे चुपचाप खड़ी हुई सुनती रही कि ऐसे एक एक करके उसके पैसे काटे जा रहे थे और वो उसकी बात कुछ भी समझ नहीं रही थी। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 ही रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोयला पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है।
तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने कामों में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के लिए 5 रूपए और कट गए, और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूपए दिए थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक एक करके उसके सारे पैसे काट लिए। कि एक दिन क्या था, तुम्हारी लापरवाही की वजह से बच्चे के जूते चोरी हो गए। एक दिन क्या था, बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा था तो उसकी जैकेट फट गई। तो उन्होंने सबके पैसे जोड़ के उसको बताया कि अब ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, बच्चों को ध्यान रखना, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ तो इसका भुगतान भी तुम ही करोगी। तो उन्होंने क्या करा, इस तरह से कर करके उसका सारा हिसाब लगा दिया और कहा कि और मैंने जनवरी में तुम्हें 10 रूपए भी दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, दुनिया ने दबी जवान से कहना चाहा कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट करके रखता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। वो बेचारी चुप हो गई और उसने बड़े ही दबे स्वर में कहा कि ठीक है, चलो आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, तो हिसाब ठीक है ना? तो अभी क्या, उसने सिर्फ 14 रूपए बचाए और बाकी सब उसके पैसे काट लिए। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूपए, ज्यादा नहीं। तो बेचारी जब ज्यादा परेशान हुई तो उससे क्या बोला कि मुझे अभी तक कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, बस एक ही बार आपकी पत्नी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, वो भी सिर्फ 3 रूपए दिए थे। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। तो अभी क्या था, वो उस पर भी गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया तक नहीं कि उन्होंने तुम्हें 3 रूपए भी दिए हैं। देखो, हो जाता ना क्या, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि बताओ, ये बात मुझे उसने बताई नहीं और अभी हो जाती गड़बड़। ठीक है, चलो मैं इसे भी अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में वे 3 और कटा दो, बचते हैं 11 रूपए। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूपए, देख लो, ठीक है ना? तो अब इस तरह से उन्होंने उसकी पूरी सैलरी, पूरी तनख्वाह घटाकर उसको 11 रूपए दे दिए और कहा कि देख लो, अब ठीक है ना, कोई इसमें कुछ गलत तो नहीं है। उसने कांपते हाथों से 11 रूपए लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीमे विनीत स्वर में बोली, जेब धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया, मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तो क्या है, अब जब उसे उन पैसों के लिए उनको धन्यवाद बोला तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बड़े ही कड़े स्वर में चिल्लाते उससे कहा कि तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम उसके बाद भी मुझे धन्यवाद कह रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं, उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। उसने कहा कि हाँ, जी हाँ, मैंने अब से पहले जहाँ जहाँ पर भी काम किया है उन्होंने मुझे 1 रुपया तक भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, एक पैसा। तो आपने मुझे कुछ तो दिया है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। तो ये बात सुनकर वो लेखक है, उनको लगा कि इस तरह से उसने जैसे पानी का छींटा सा मारते हुए उस पर कहा है। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जुलिया। मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा। मैंने कहा, फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जुलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। तो क्या है, अब वो कहते हैं जुलिया से कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। तो इस बात के लिए मुझे जरा सा भी हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि तुम ऐसी ही हो, क्योंकि तुम अपने लिए कुछ भी करना नहीं जानती, तुम अपने खिलाफ आवाज उठाना नहीं जानती हो। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ये छोटा सा क्रूर मजाक किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। देखो जूलिया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूपए रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान
भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू भीरू और कमजोर बन जाए कि इसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता रहे। नहीं जुलिया नहीं। वो भी वो उसको समझाते हैं कि जरूरी नहीं है कि इंसान को भला रहने के लिए उस पर हो रही ज्यादतियां, उस पर हो रहे अत्याचार को वो सहन करता रहे और कमजोर बनता रहे, डब्बू डरवो भीरू बना रहे। तो ये गलत है, ऐसे अन्याय सहना एकदम गलत है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इससे कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तो अभी उन्होंने समझाया कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा और थोड़ा बेरहम बनना पड़ेगा, इस संसार से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा ऐसे ही बेवकूफ बना सकते हैं। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू भीड़ों और कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। उन्होंने समझाया जूलिया को कि इस दुनिया में, इस संसार में दब्बू भीड़ों और कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लोग उनका ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो क्या है इस पार्ट में जो के मालिक थे, जो लेखक है, वो जूलिया को यही समझाते हैं कि इस तरह से कि तुम समाज में कभी उठ नहीं पाओगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। अगर तुम इसी तरह से दबो भीरो दरफो कमजोर बनी रही तो क्या है, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो अपने अन्याय के खिलाफ, अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाना सीखो और अपने हक के लिए दुनिया में लड़ना सीखो और बोलना सीखो, तभी तुम समाज में आगे बढ़ पाओगी। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।